So, hello everyone, welcome to Impacts on Target. Let's make it clear GATE, SC, SSC, JEE, AE and other government examination. ओके, तो चलिए आज का सेशन रहेगा। हम टेस्ट यहाँ पे देखेंगे, टेस्ट सीरीज जो हाइड्रोलिक मशीन और फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड है। ओके, तो इसमें बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन दिए गए हैं जो बार बार यही क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग सर्विस का पेपर दे रहे हो, चाहे गेट का दे रहे हो, चाहे किसी भी स्टेट के ए जेई का दे रहे हो या इसरो का दे रहे हो। हर एक इसमें जितने क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके, फॉर जेई एंड एज वेल एज अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, ओके, हम टेस्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पे टेस्ट नंबर फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट नहीं किए हैं, प्लीज गो थ्रू टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2, ओके, और वहां से आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1, ओके। तो क्वेश्चन कह रहा है यस, और पैरेलल में क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक टेस्ट सीरीज है, ओके, ये 1 आवर्स का है और इसमें आपको आंसर देना है। जिसका आंसर आ गया है वो कमेंट बॉक्स में लिखना है, ओके, और जिसका आंसर नहीं आया है इस वीडियो को पॉज करके, ओके, क्वेश्चन को फर्स्टली रीड करेंगे, उसके बाद से आंसर देंगे, ओके। डोंट रश, ओके, घबराना नहीं है, बस आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद से आंसर देना है, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। और लास्ट में जितना क्वेश्चन करेक्ट होगा, ओके, उस क्वेश्चन को अब कितना मार्क्स आया है, यहाँ पे हम 35 क्वेश्चन क्या है, 35 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं और ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, ओके। और लास्ट में आपको बताना है कि 35 में कितना क्वेश्चन करेक्ट हुआ, ओके। निगेटिव मार्किंग वही है, एसएससी जेई का है 1/4 है, निगेटिव मार्किंग 1/4, ओके। और 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे यहाँ पे और देखेंगे। चलिए तब तक आंसर दीजिए। क्या रहा है, अ मेटल पीस हैविंग डेंसिटी एग्जैक्टली इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड और फ्लूइड इज प्लेस्ड इन द लिक्विड, द मेटल पीस विल बी। इस क्वेश्चन को जब मैं क्लास में डिस्कस कर रहा था, जब ये चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो उसको वहां पे ये प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया था कि कोई भी मेटल पीस है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, किसी भी लिक्विड में किसी फ्लूइड में जब डिप करते हैं तो दोनों की अगर डेंसिटी सेम होती है, दैट मीन्स जो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी डेंसिटी और जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी या जो फ्लूइड है उसकी डेंसिटी, दोनों की डेंसिटी सेम होती है, तो एट दैट कंडीशन व्हाट विल हैपन। इसमें क्या रहा है, सिंक टू द बॉटम, नहीं, ये डूबेगा तो नहीं, फ्लोट नहीं, विल बी पार्शियली नहीं, क्या है, डी, विल बी होली इमर्स, ओके। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए सपोज दैट ये क्या है, ये फ्लूइड है, ओके, ये दिस इज अ एटमॉस्फेरिक कंडीशन, और ये क्या है, ये फ्लूइड है। अगर हम कोई मेटल पीस क्या करते हैं, कोई मेटल पीस है, किसी भी ऑब्जेक्ट कोई भी है, कोई मेटल का बना हुआ है, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं, इसकी डेंसिटी मान लेते हैं 111 या कितना 111 इतना किलोग्राम पर मीटर की, ओके। और इसकी डेंसिटी कितना है, कितना है 11111 किलोग्राम पर मीटर की। जब इसको क्या करेंगे, इसमें लाएंगे तो एक क्या होगा, कंप्लीटली क्या होगा, डिप होगा, कंप्लीटली डिप होगा। और इसका जो अपर सरफेस होगा, इस फ्री सरफेस पे क्या होगा, ऐसे क्या होगा, तो यानी पूरी पूरी जो बॉडी है, पूरी जो ऑब्जेक्ट है वो डिप होकर के वो फ्लोट करेगा। दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज डी, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ बॉन्ड कह रहा, अ बॉन्ड फोर्स इज, इस क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से पढ़िए और फास्ट आंसर देने का ट्राई कीजिए, ओके। चलिए ईच एंड एवरी क्वेश्चन हैज 1 मार्क्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, yes, a buoyant force is equal to volume of liquid, force necessary to maintain equilibrium of a submerged body, the resultant force acting on a floating body, the resultant force on a body due to the fluid surrounding it, none of the above, okay। 1 मिनट का टाइम लीजिए और कुछ क्वेश्चन को पढ़िए प्रॉपर तरीके से, उसके सारे ऑप्शन को पढ़िए और देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस, वेरी गुड। जिसका आंसर आ गया है प्लीज कमेंट में और लिख दीजिए ABCDE वॉट एवर, ओके। दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज, आई थिंक आ गया होगा। अगर इससे ज्यादा आप टाइम ले रहे हैं तो प्लीज गो थ्रू योर क्लास नोट्स, ओके, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
That means your correct answer is D. The resultant force on a body due to the fluid surrounding it. D is the correct answer. Okay. Next question. In a stream function psi, ये क्या है? Psi है. Psi is equals to 2xy. Then the velocity at a point 1 2 is equals to. तो velocity निकालना है. तो यहाँ पे देखिए psi given है कितना 2xy. यहाँ पे velocity component कितने पॉइंट पे? 1 और 2 पॉइंट पे. यस आप कैलकुलेट कीजिए. यस कैलकुलेट कीजिए. आई एम वेटिंग योर आंसर. और आंसर बताइए कितना है. ऐसे क्वेश्चन आपके गेट के पेपर में आते हैं. ओके. हाँ, ए में भी आ सकते हैं, जे में भी आ सकते हैं. हाँ, अब जब ए जे में आएंगे तो उसमें ऑप्शन दे सकते हैं. गेट में भी ऑप्शन दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं. गेट में ऑप्शन नहीं रहता है कुछ क्वेश्चन को. तो ऐसे तरीके के क्वेश्चन है. इसमें क्या है, ये स्ट्रीम फंक्शन है, इसमें वेलोसिटी निकालना है और ए नहीं दिया है, ये किस कंपोनेंट की वेलोसिटी. दैट मीन्स आपको रिजल्टेंट वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एट द पॉइंट 1 एंड 2. दैट मीन्स कुछ लोगों का आंसर आ गया होगा, कुछ लोग सॉल्व कर रहे हैं. सॉल्व कीजिए. यहाँ पे सोल्यूशन नहीं दिखना है. सोल्यूशन देखने से पहले आपको सॉल्व करना है. यस आंसर बताएंगे. दैट मीन्स आप कंपोनेंट यू कंपोनेंट की वेलोसिटी निकालेंगे वी कंपोनेंट की. अब देखिए स्ट्रीम फंक्शन है. स्ट्रीम फंक्शन तो माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई. तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा माइनस ऑफ 2x. और पॉइंट कितना है 1 2. जब 1 2 से पास करेंगे x की वैल्यू 1 कितना हो जाएगा -2 यूनिट. वी की वैल्यू तो डेल साई अपॉन डेल एक्स. इसमें साई को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 2. यस कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पे कितना हो जाएगा 2y. और पुट द वैल्यू ऑफ 0.12 यानी y की वैल्यू कितना 2 कितना हो जाएगा 4. अब देखिए अब हमको रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालनी है. तो रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होती है आप जानते हैं, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 कितना 4 और 4 का स्क्वायर कितना 16. तो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 20. दैट इज योर करेक्ट आंसर. अंडर रूट ऑफ 4 पॉइंट समथिंग आ जाएगा और 5 से कम होगा क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25. तो 4 और 5 के बीच में ओके तो रूट 20. डन. यस करेक्ट आंसर सबको बताना है. यस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. देखिए इस क्वेश्चन से आपको आपका हर एक टॉपिक है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. कह रहा है मैच करना है ये लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकेंड. कैपिलरिटी, वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के कोरेस्पॉन्डिंग कैविटेशन, डेंसिटी ऑफ द वाटर, शियर फोर्सेस एंड सरफेस टेंशन. जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो उसमें सिस्टमेटिक तरीके से कॉन्सेप्ट बताया था. अब कोई जरूरी नहीं है कि आप पहले को दूसरे को तीसरे किसी कहीं जो आता है वहां पे आपको मैच कराना है. तो देखिए पहला नंबर वेपर प्रेशर. तो वेपर प्रेशर आपको पता है और रिसेंटली ये आपके यूपी पीएससी का जो एग्जाम हुआ है लेक्चरर का, ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आया था. तो वेपर प्रेशर किस पे जाएगा केविटेशन पे जाएगा. तो बी का फर्स्ट पार्ट. अब देख रहे हैं बी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे भी है, बी का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे. दैट मीन्स आपका दो ऑप्शन तो गलत हो गया, ए एंड बी, और सी और डी बचा. अब देखिए विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड कैपिलरिटी बचा. तो कैपिलरिटी जब हम निकाल रहे थे कैपिलरिटी फिनोमेना तो किस में आ रहा था कि उसमें सरफेस टेंशन आ रही थी. तो ए का कितना हो जाएगा फोर्थ. ए का फोर्थ दैट मीन्स ए करेक्ट. सी का थर्ड. अब देखिए ऑप्शन मिल गया तो इसमें सब चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे देखिए वहां पे अपना नॉलेज प्रूफ नहीं करना है, वहां पे करेक्ट आंसर लगा करके आगे बढ़ना है. फिर विस्कोसिटी कितना होगा. तो विस्कोसिटी में जानते हैं शियर फोर्स होते हैं क्योंकि टाउ इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई या वेलोसिटी ग्रेडियंट. तो विस्कोसिटी वहां पे ठीक है. तो दैट मीन्स योर करेक्ट आंसर इज डी. डी इज द करेक्ट आंसर. डी इज द चलिए ओके इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए. इफ डी आर इज डायरेक्टेड फ्लूइड एलिमेंट द इक्वेशन डी आर ये है डी आर क्रॉस वी इज इक्वल्स टू 0. ओके रेफर्स टू अ पाथ लाइन, टाइम लाइन, स्ट्रीक लाइन एंड स्ट्रीम लाइन. इसका आंसर बताइए. ये सारे क्वेश्चन आपके क्लास में डिस्कस हुए हैं जब मैं क्लास ले रहा था यहाँ पे दिल्ली में मुखर्जी नगर में. ओके तो सारे क्वेश्चन यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सॉल्व किए गए हैं. पाथ लाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, टाइम लाइन कोई कॉन्सेप्ट नहीं, स्ट्रिक्ट लाइन तो है नहीं क्योंकि कहीं फिक्स पॉइंट से गवर्न नहीं हो रही. दैट मीन्स क्या है स्ट्रीम लाइन. स्ट्रीम लाइन इज द करेक्ट आंसर. डी इज द करेक्ट आंसर. यस ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और फास्ट सॉल्व करने का ट्राई कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन 6 ये भी है. ये तो सिंपल है. जब मैं पढ़ा रहा था न्यूटोनियन और नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड तो वहाँ का कॉन्सेप्ट है. न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है
जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करेगी, नॉन न्यूटन जो लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करेगी। तो उसमें अलग अलग कंडीशन है। ये सारे के सारे नॉन न्यूटन के केस हैं और इसमें एन की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन, लेस देन, व्हाटएवर जो भी है बताइए। पहला देखते हैं। यस, आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए, सबका आंसर आनी चाहिए, ईच एंड एवरी स्टूडेंट का। ओके, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन, एन इज इक्वल्स टू 1। जब एन इज इक्वल्स टू 1 होगा तो एक कौन सा कंडीशन आ गया, एक कंडीशन आ गया क्या, न्यूटोनियन फ्लूइड। दैट मीन्स न्यूटोनियन फ्लूइड कौन सा है, ये थर्ड पार्ट, ए का तीसरा। देख रहे हैं ए का थर्ड यहाँ पे है और ए का थर्ड यहाँ पे। दैट मीन्स आपका दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका ये होता है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, दो ऑप्शन चला गया। अब बचा अब बचा क्या, या तो ए या तो सी। अब नेक्स्ट तरफ देखते हैं। अगर टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन इफ एन शुड बी लेस देन 1। अब देखिए एन शुड बी लेस देन 1, तो मैं ग्राफ बनाया था और तरीका ही बताया था कि कैसे इसको हम याद करेंगे। तो शियर स्ट्रेस वर्सेस रेट ऑफ डिफॉर्मेशन या वेलोसिटी ग्रेडियंट या रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। ओके, तो ये जो ओरिजिन से पास होती है, इन न्यूटोनियंस लॉ है। ये विस्कोसिटी स्लोप बढ़ रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये डिलेटेंट फ्लूइड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे स्लोप घट रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये सूडो है। और फिर से ये बिंगम था, ये बिंगम था, और ये स्लोप बढ़ रहा है, यहाँ पे रियोपेक्टिक, यहाँ पे स्लोप घट रहा है, तो थिक्सोट्रॉप। अब देखिए ये सारे के सारे ओरिजिन पॉइंट से जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्लोप यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे स्लोप बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ पे सूडोप्लास्ट या एन शुड बी लेस देन 1। तो एन क्या है, यही तो है, टाउ इज इक्वल्स टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई की पावर एन। एन ही क्या है, स्लोप है, एन क्या है, स्लोप। जब यहाँ पे जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये क्या है, ये तो स्लोप है, यही स्लोप है। ओके, तो ये डिलेटेंट है, सूडो है। ओके, तो देखिए एन शुड बी लेस देन 1, दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पे स्लोप घट रहा है, दैट मीन्स सूडोप्लास्ट है। तो जो बी वाला कंडीशन क्या है, सूडोप्लास्ट, तो बी वाला किस पे जाएगा, फोर्थ पे। देखिए अब इसमें इसमें और इसमें देखना नहीं, तो बी फोर्थ, ए हो नहीं सकता, दैट मीन्स ए होगा। दैट मीन्स आपका सी इज द करेक्ट है। फिर आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे शुड बी ग्रेटर देन, तो डिलेटेंट फ्लूइड होगा, जैसा कि मैं कंसेप्ट यहाँ पे बता दिया हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ लोग देख देख करके आंसर यहाँ पे लिख रहे हैं, नहीं, देखना नहीं है। फर्स्टली रीड द क्वेश्चन, आफ्टर दैट यहाँ पे आंसर देना है, केवल ऑप्शन ही बताना है, कुछ लिखना तो है नहीं। ओके, चलिए। An ideal fluid flow of any fluid must fulfill the following condition: Newton's law of motion, Newton's law of viscosity, Pascal's law, continuity equation, boundary layers theorem। Yes, इसका आंसर बताएं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, देखने में इजी लग रहा है लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये आपके डिफरेंट डिफरेंट एग्जामिनेशन में पूछे। ओके, दैट मीन्स करेक्ट आंसर इज आ जानी चाहिए कंटिन्यू। क्या है, कंटिन्यूटी इक्वेशन। जब आइडियल फ्लूइड है तो आइडियल फ्लूइड क्या होती है, कंटिन्यूटी। मतलब मास फ्लो रेट क्या होगा, इक्वल होगा। मास फ्लो रेट या कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास किस पे काम करती है, कंटिन्यू, या कंटिन्यूटी इक्वेशन किस पे काम करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे। तो कंटिन्यूटी क्या है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2, दिस इज योर कंटिन्यूटी इक्वेशन। और मास फ्लो रेट कर देंगे तो मास फ्लो रेट एंट्री इज इक्वल टू मास फ्लो रेट एग्जिट। यहाँ पे क्या डेंसिटी का टर्म आ जाएगा, और डेंसिटी अगर इनकम्प्रेसिबल है तो डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी इक्वल हो जाएगा, जीरो नहीं होगा, इक्वल हो जाएगा, रो1 इज इक्वल टू रो2। बट कंप्रेसिबल केस में क्या होगा, रो1 रो2 अलग अलग। ओके, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्वेश्चन का मैं जब चैप्टर में पढ़ा रहा था यहाँ पे दिल्ली में मुखर्जी नगर में, तो मैं एक कॉन्सेप्ट बताया था। ओके, अब वही कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तब तो कर पाएंगे, अदरवाइज सोचते रहेंगे गलत हो जाएगा। इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ अ ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोहेशन इज इक्वल टू अडहेशन, कोहेशन इज मोर देन अडहेशन, अडहेशन इज मोर देन कोहेशन, बोथ अडहेशन एंड कोहेशन हैव नो कंसर्न, नो कनेक्शन विद द एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखिए जब एक क्या है, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। और मैं बताया था प्रॉपर तरीके से, उसमें अलग अलग कंडीशन थे। तो मैं एक तरीका, एक तो अडहेशन है, एक तो अडहेशन प्रॉपर्टी होती है, एक कोहेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। और मैं तरीका बताया था याद करने का, अडहेशन का एक्यूट का ए उठा लीजिए यहाँ से, और जहाँ पे ए है उसको मैच करा दीजिए, तो ए अडहेशन। मतलब यहाँ के एक्यूट में ए आ रहा है, और यहाँ पे मैं तरीका बताया था, ये तरीका नहीं है, ये दिस इज नॉट अ क्या वे, बस एक रिमेम्बर करने का तरीका बताया था। इसका कॉन्सेप्ट अलग है जो कि ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। ओके,
वैसा नहीं कहेंगे कि ये एक्यूट है तो एडहेशन होगा, नहीं। एडहेशन एक अलग प्रॉपर्टी है, कोहेशन इज अनदर प्रॉपर्टी। एडहेशन क्या होता है, जब कोई भी इंटरमोलिक्यूल जो फ्लूइड एलिमेंट जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या डिफरेंट नेचर के होंगे, intermolecular force of attraction between different nature is called the adhesion, and intermolecular force of attraction between the same nature is called the cohesion. That this is the concept, okay। बट याद करने का, याद तो होनी चाहिए, याद करने का तरीका, तो एक्यूट किस पे जाएगा, एडहेशन, यहाँ पे एडहेशन जाएगा, एक्यूट एडहेशन इज मोर देन द कोहेशन, दैट मींस सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। तो कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये तो एक्यूट एडहेशन कॉन्सेप्ट है, नहीं, दिस इज नॉट अ कॉन्सेप्ट, ओके। एक याद करने का तरीका केवल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, a potential function exists for steady flow only, 2D irrotational flow only, irrotational flow of a fluid whether compressible or incompressible, irrotational flow of incompressible fluid only। यस, ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते टाइम तुरंत हो जाएगा, ओके, बट आप 40 सेकेंड का टाइम ले लीजिए और इसका आंसर बताइए। कुछ लोग का आंसर आ गया है, कुछ लोग का आ रहा है, ओके, कुछ लोग अभी पढ़ रहे हैं। यस, फास्ट आंसर। अब देखते हैं कि 30 आउट ऑफ 35 में 35 कितना किसका आ जाता है, 35 में 35 मार्क्स किसका आता है, ये देखना है, ओके। सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको ना पता हो। जब आप जो क्लास नोट्स है अगर रिवाइज कर रहे हैं या रिवीजन करके आए हैं उस केस में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है यार, पोटेंशियल फंक्शन जब मैं डेरिवेशन करा रहा था प्रॉपर तरीके से तो उससे बताया था क्या है कि जो पोटेंशियल फंक्शन मस्ट बी शो द इरोटेशनल फ्लो, ओके, और इनकम्प्रेसिबल, मस्ट बी इनकम्प्रेसिबल, लेकिन मे बी इरोटेशनल नॉट अ रोटेशनल। इसको लाप्लास को सेटिस्फाई करना पड़ेगा तब इरोटेशनल होगा, बट कंप्रेसिबल तो इनकम्प्रेसिबल तो होगा ही होगा। दैट मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। आई थिंक कुछ लोग क्लास अटेंड किए होंगे तो उनको याद होगा, ओके, डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 10. A stream function is a mathematical function which has no physical equivalence, is defined only for the steady and incompressible flow, satisfy Laplace equation for rotational motion, may not remain constant for the streamline. Yes, question number 10. बेसिक क्वेश्चन है, सारे के सारे बेसिक, लेकिन हाँ एग्जाम में वही बेसिक क्वेश्चन आते हैं, तो कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है वो कर लेते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है वो छोड़ देते हैं तुक्का मार करके। तो तुक्का नहीं लगाना है, गो थ्रू कॉन्सेप्ट। यस, कुछ लोग का आंसर आ रहा है, वेरी गुड। इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी, बी इज द करेक्ट। देखिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। डिफाइंस ओनली फॉर द स्टडी एंड इनकम्प्रेस। स्टडी फ्लो क्या होती है, ऐसा फ्लो जो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इनकम्प्रेसिबल क्या होती है, ऐसा फ्लूइड या ऐसा फ्लो जिसमें डेंसिटी क्या होगी, कांस्टेंट डेंसिटी, ओके। डेंसिटी डज नॉट वेरी पर्टिकुलर। देखिए ये भी मैं बताया था, सारे के सारे क्वेश्चन पढ़ाए गए हैं। करा द एनर्जी करेक्शन फैक्टर फॉर द लेमिनार फ्लो। अब देखिए पहले हम जाएंगे लेमिनार फ्लो थ्रू, क्या है एनर्जी करेक्शन फैक्टर। एनर्जी करेक्शन फैक्टर किसे नोट करते हैं, अल्फा से। इसमें दो कंडीशन पड़े थे, एक तो लेमिनार के केस में, लेमिनार के केस में, और दूसरा टर्बुलेंट के केस, ओके। सिमिलरली मोमेंटम करेक्शन फैक्टर भी दो केस में पड़े थे। यस, आंसर बताइए, लेमिनार और दूसरा क्या है, टर्बुलेंट, ओके। तो देखिए मैं तरीका बताया था, जब एनर्जी करेक्शन फैक्टर होगा तो लेमिनार के केस में इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2, और टर्बुलेंट केस में कितनी होगी, 4/3, सॉरी कितना होगा, 4/3 या 1.333। लेमिनार के केस में यही क्या है, ये क्या है, ये मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, दिस इज अ मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, मोमेंटम करेक्शन फैक्टर, ओके। और दिस इज एनर्जी करेक्शन फैक्टर, अल्फा क्या है, दिस एनर्जी करेक्शन। और लेमिनार में क्या होगा, ये जो टर्बुलेंट का होगा 4/3 होगा, और इसमें कितना होगा, आई थिंक 1.2 के आसपास। तो दैट मीन्स इसका करेक्ट क्या है, एनर्जी करेक्शन में लेमिनार है, तो इसका मतलब एक करेक्ट आंसर क्या है, 2, यानी बी इज द डन। अब बताइए बेसिक क्वेश्चन है, द साई यूनिट ऑफ द टर्म्स u स्क्वायर अपॉन 2g दैट अपीयर्स इन द बर्नौली इक्वेशन, राइट डाउन द बर्नौली इक्वेशन, व्हाट p upon rho g plus v square divided by 2g plus z is equals to constant, ओके। जब मैं फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ा रहा था तो उसके से बताया था कि सारे के सारे क्या है, ये इन टर्म्स ऑफ द हेड है,
और वैसे आपको पता नहीं है तो जेड इज द डाटम हेड। डाटम हेड, अगर डे डाटम हेड है तो डाटम हेड में ही हेड में ही क्या होती है, जो होमोजेनियस है, अगर आप ऐड करते हैं तो होमोजेनियस ही ऐड करेंगे। जैसे x प्लस एक्स 2x हो गया, अब x प्लस वाई क्या होगा, x प्लस वाई, वाई इज जो क्या होगा, ये नॉन होमोजेनियस हो गया। तो ऐसे क्या है, हेड है, ये भी हेड है। हेड की यूनिट क्या होती है, मीटर। दैट मीन्स बीज द, डोंट वेस्ट योर टाइम यार, सिंपल क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 13, द वाटर लेवल इन द डैम इज 10 मीटर, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन वर्टिकल वॉल पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ। ओके, चलिए बताइए, ये फास्ट कैलकुलेट करना है, अगर कॉन्सेप्ट आ रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज सोचते रह जाएंगे। ओके, कुछ लोग का आंसर आ गया, तो इसमें क्या हाइड्रोस्टैटिक फोर्स निकालना है, हाइड्रोस्टैटिक फोर्स, रो जी ए एक्स, दिस इज हाइड्रोस्टैटिक फोर्स। तो रो क्या है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या है, फ्लूइड क्या है, वाटर। तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, वाटर की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जी इज 9.81। एरिया क्या है, अब देखिए कितना है, 10 मीटर, डैम है तो 10, और यूनिट लेंथ है, यूनिट लेंथ हो गया। अब एक्स बार क्या है, एक्स बार क्या है, एक्स बार कितना, 10 का, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 490.5 किलो न्यूटन है, इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट। अब देखिए कितना सिमिलर कोई आंसर दिया है, 49.05। जहां भी डेसिमल, जहां पे भी अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो तुरंत ए पार्ट पे चले जाएंगे। ओके, और देखिए यहाँ पे न्यूटन दिया है, यहाँ पे न्यूटन दिया है, देखिए 490.5 किलो न्यूटन, 490.5 न्यूटन, बट किलो न्यूटन, नॉट न्यूटन। ओके, इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. Navier-Stokes equation are useful in the analysis of turbulent flow, vortex flow, rotational flow, तो क्या होगा, viscous flow होगा। मैं बताया था क्या होगा, viscous, viscous flow। नेवियर स्टोक, जो नेवियर साहब थे, ठीक है, वो इक्वेशन दिए थे किसमें, जब फ्लूइड क्या होगा, विस्कस। तो इन्होंने तीन फोर्स को कंसीडर किया था, एक तो ग्रेविटी फोर्स, एक तो प्रेशर फोर्स, और दूसरा विस्कस। विस्कस फोर्स का कॉन्सेप्ट किसमें है, नेवियर स्टोक, बी इज द करेक्ट। बस आंसर देते जाइए। अब एक क्वेश्चन देखिए, आपके इंजीनियरिंग सर्विस में पूछा गया है 2020 और 2020 में पूछा गया है, इवन 2021 में पूछा गया है, चाहे सिविल वाले हो चाहे मैकेनिकल वाले हो, दोनों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और आप जानते हैं कि दिस इज अ मेजर सब्जेक्ट फॉर सिविल इंजीनियरिंग एज वेल एज मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ओके, बताइए, कोई ऑयल हाइड्रोलिक सिलेंडर है, उसको कंप्रेस किया, इनिशियल वॉल्यूम कितना मान लेते हैं, V1, कितना दिया है, 2 मीटर क्यूब। चलिए यहाँ पे हम कलर भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं, ठीक है। 2 मीटर क्यूब, फाइनल वॉल्यूम कितना है, यहाँ पे दिया 1.96 मीटर क्यूब। इफ द प्रेशर ऑफ द ऑयल इन द सिलेंडर चेंज फ्रॉम 40 मेगा पास्कल टू 80 मेगा पास्कल, तो प्रेशर, इनिशियल प्रेशर कितना है, 40 मेगा पास्कल, एंड फाइनल प्रेशर कितना है, 80 मेगा पास्कल। अब निकालना क्या है, बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, जिसको ये पता होगा कि बल्क मॉडुलस क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ द डायरेक्ट स्ट्रेस या चेंज इन प्रेशर टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और चेंज इन प्रेशर क्या माइनस है, तो P2 माइनस P1 डिवाइड बाई क्या, चेंज इन वॉल्यूम, अरे क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या, चेंज इन वॉल्यूम, और चेंज इन वॉल्यूम डिवाइड बाई इनिशियल वॉल्यूम, तो इनिशियल वॉल्यूम V1 है, और पुट द वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू पता है, P2, तो P2 कितना है यहाँ पे 80, तो 80 माइनस 40 डिवाइड बाई V2, V2 की वैल्यू कितना है 1.96, तो 1.96 माइनस V1 कितना है 2, और देखिए V1 ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा जब मल्टीप्लाई जाएगा, तो V1 कितना है, वॉल्यूम कितना, इनिशियल वॉल्यूम 2 मीटर की। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए माइनस यहाँ पे है, ये तो प्लस होगा, लेकिन ये लोअर वैल्यू में से हायर वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं, माइनस और यहाँ का माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 40 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.04, इससे कैंसिल हो गया, डबल जीरो ऊपर कर देंगे, और एक जीरो ऑलरेडी है, तो कितना हो जाएगा 000, 2000 मेगा। करेक्ट आंसर आ गया क्या, बी इज द, यस आंसर बताते चलिए, कमेंट करते चलिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, अब देखिए कह रहा है इफ द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज फॉर एन ओरिफिस इज 0.6, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.95, देन द कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। अब जिसको रिलेशन पता होगा कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, व्हाट इज द रिलेशन अमंग द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन,
ओके, तो वो उनका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला ही क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज। क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी एंड कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज अ रिलेशन। ओके, अब देखिए क्या पूछ रहा है, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये पूछ रहा है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू कितनी है, सी डी की वैल्यू 0.6 और सी वी की वैल्यू कितनी है, कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी 0.95, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो सी डी की वैल्यू 0.6 डिवाइड बाई 0.95। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टा की वैल्यू आ जाएगी यस 0.631। बेसिक क्वेश्चन, कुछ लोग वेट कर रहे हैं कि जब मैं सोल्यूशन यहाँ पे सॉल्व कर दूंगा उसके बाद वो आंसर देंगे। ओके, चलिए ये क्या होगा, बी, बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन ये बहुत देखने में लंबा चौड़ा लग रहा है लेकिन इसमें कुछ है नहीं। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो विद इन 10 सेकेंड, विद इन 10 सेकेंड, 10 सेकेंड का आंसर देकर के जितना पढ़ने में टाइम लगे उतना ही लगेगा इसमें। क्या रहा, a plate of the rectangular shape having the dimensions of the 0.4 cross 0.6 meter emerge in water with its longer side vertical. The total hydrostatic thrust on one side of the plate is estimated as 18.3 kilonewton. All other conditions remaining the same, the plate is turned through the 90-degree angle, 90-degree angle such that its longer side remains vertical. अब देखिए ये longer side है। अब अभी मान लेते हैं ये ऐसे है तो कितना 0.4 क्रॉस 0.6 मीटर। अब कह रहा है कि 90 डिग्री में रोटेट करना है, इस तरह से रोटेट करना है कि इसका जो लॉन्गर साइड हम क्या होगा, रिमेन्स वर्टिकल होगा, सेम कंडीशन होगा। तो इस केस में अगर ये केस होगा तो उसमें कितना 18.3 किलो न्यूटन का फोर्स लग रहा है। अगर 90 डिग्री रोटेट करने के बाद से और इस प्रकार से रोटेट किया जा रहा है 90 डिग्री कि जो उसका लॉन्गर साइड है वो रिमेन सेम होगा, मतलब रिमेन्स वर्टिकल होगा। तो दैट मीन्स जब इसमें जितना फोर्स लगेगा तो फिर से उतना ही इसमें भी उतना ही फोर्स लगेगा। क्यों, क्योंकि कह रहा है कि जो लॉन्गर साइड क्या होगा, वर्टिकल होगा। वैसे भी लॉन्गर साइड वर्टिकल है, इसका मतलब 18.3 किलोमीटर का फोर्स इसमें लग रहा है तो इसमें भी 18.3 किलोमीटर का फोर्स लगेगा। उसके ओरिएंटेशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। ओके, तो जिसको पता है वो कर लेंगे, जिसको नहीं पता है वो डांस कर। ओके, चलिए बी इज द करेक्ट आंसर, 18.3 किलो, बी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए द रेंज ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ द डिस्चार्ज फॉर द ओरिफिस मीटर। अब यहाँ पे देखिए ओरिफिस मीटर है, एक पिटोट ट्यूब है। क्या इस सब के सब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ द बर्नौलीज थ्योरम। तो ये किस केस में है, ओरिफिस। यस, अब आंसर बताइए, आई एम वेटिंग योर आंसर। ओरिफिस मीटर और एक होते हैं वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर और एक होता है पिटोट ट्यूब। ओके, अब कह रहा है कि सी डी वैल्यू किस केस में निकालनी है, ओरिफिस मीटर के केस में सी डी की वैल्यू। तो सी डी की वैल्यू ओरिफिस मीटर के केस में क्या होगा, मैं नोट करके लिखवाया था। ओके, लिखवाया था 0.62 से लेकर के 0.65 जब एक्यूरेट की बात आती है, एक्यूरेट की बात आती है हायर प्रिसाइसली। लेकिन अगर रेंज की बात आती है तो 0.64 से लेकर के 0.74 तक। अब देखिए या तो आप ये याद कीजिए या तो यह दोनों से आंसर करेक्ट होगा। देखिए 0.6 से 0.7, 0.7 टू 0.85, इसके बीच में लाई नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये गलत है। 85 से ये तो लाई करेगा नहीं, ये तो लाई करेगा नहीं, और देखिए ये तो लाई करेगा नहीं क्योंकि 0.62 से क्या होगा, ये 0.5 है। तो या तो 0.62 से 0.65, अब देखिए 0.62 से 0.65 यानी यही लाई कर रहा है, या 0.64 से 0.74, 0.64। अब मैं पहले बताया था प्लस माइनस ले सकते हैं, प्लस माइनस ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हाँ इतना ही होगा। हाँ, प्लस माइनस में जो न्यूमेरिकल प्लस माइनस, अब ऐसा नहीं है कि 0.64 है तो हम 0.68 लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो 0.64 क्या है, 0.60 भी हो सकता है, 0.612 ऐसे हो सकता है। योर करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट। चलिए क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विस में ESC 2020 में पूछा गया और ये क्वेश्चन जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तो उसमें डिस्कस भी किया था। करा स्ट्रीम लाइन, अब करा इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है स्ट्रीम लाइन रिप्रेजेंट एन इमेजिनरी कर्व इन द फ्लो फील्ड सो दैट द कर्व इन द फ्लो फील्ड so that the tangent to the curve at any point represent the direction of the instantaneous velocity at the point। obvious सी बात है यार, स्ट्रीम लाइन जो होती है कि इमेजिनरी कर्व होती है, अगर कहीं भी उस पर क्या करते हैं टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो क्या शो करता है,
द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल, सही कर रहा है। पाथ लाइन, स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीक लाइन आर आइडेंटिकल इन स्टडी फ्लो। यस, स्टडी केस में, स्टडी फ्लो के केस में चाहे पाथ लाइन हो, स्ट्रीम लाइन हो, स्ट्रीक लाइन हो, सारे के सारे सेम होते हैं या कॉन्साइड होते हैं या आइडेंटिकल होते हैं। देखिए आइडेंटिकल वर्ड डाला हुआ है, या सेम है या कॉन्साइड है, दैट मीन्स दोनों के स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। इज द डोंट वेस्ट योर टाइम। ओके चलिए, फास्ट, सोना नहीं है, जल्दी से जल्दी से आंसर बताएंगे। ओके, अब कुछ लोग इसको क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ने वाली चीज नहीं है। अगर जिसको कॉन्सेप्ट पता है, अभी रिसेंटली अभी जो इसी पे एक क्वेश्चन आया था, यूपीपीएससी जो अभी लेक्चरार का जो एग्जाम हुआ है, आई थिंक 23rd को ही था, नहीं 22 या 23rd को था, सिविल में शायद एक क्वेश्चन आया था। यस, आंसर होता है क्या, इन ऑर्डर टू इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ द U2 मैनोमीटर, वन लेग इज यूजुअली इंक्लाइंड बाय एन एंगल थीटा, व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ द इंक्लाइंड टू कंपेयर टू द सेंसिटिविटी ऑफ द U2, यार 1/sin थीटा। मैं इसका डेरिवेशन कराया था, फिर से बार बार ये सब कराने की जरूरत नहीं है। ओके, अगर कॉन्सेप्ट पता है तो करेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज वेट कर देंगे। अब देखिए यार, इस क्वेश्चन को चाहे एसएससी जेई के ए हो, अच्छा मेंस का हो, इसका मेंस का पेपर, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से। अगर स्ट्रीम एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन फॉर अ 2D फ्लो फील्ड इज गिवन। अब देखिए जब कंपोनेंट की वेलोसिटी u इक्वल्स टू 2x एंड v इक्वल्स टू -2y, अब क्या पूछ रहा है, स्ट्रीम फंक्शन पूछ रहा है एंड वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन पूछ रहा है। इसमें से किसी की एक वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आप दोनों तरीका में बताया था जब फ्लूइड काइनेमेटिक्स पढ़ा रहा था, हाउ टू कैलकुलेट द फाई साई इफ द वेलोसिटी कंपोनेंट इज गिवन। ओके, तो हम चलिए कोई भी लेकर के चलते हैं। तो u इक्वल टू कितना होगा, माइनस, अगर हम वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन लेकर चलते हैं तो x की वैल्यू आती है। ओके, और u की वैल्यू गिवन है कितना, u की वैल्यू गिवन है कितना, 2x। यहाँ पे डेल फाई अपॉन डेल x इक्वल टू -2, क्या करेंगे, डेल फाई इक्वल टू 2x माइनस के साथ 2x इंटू डेल x। ओके, अब क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट कीजिए। जब इंटीग्रेट करेंगे, यस आप आंसर बताइए, इसमें नहीं देखना है। जब इंटीग्रेट करेंगे तो इधर 5 हो जाएगा, और -2x का करेंगे तो x²/2 एक कांस्टेंट टर्म c1 आ जाती है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 5 की वैल्यू कितना होगा, -x² प्लस। देखिए इससे भी आंसर आप ला सकते हैं। अब देखिए -x² किस में है, इसमें -x² तो है नहीं, इसे माइनस तो है नहीं, इसे माइनस तो है नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर ये होगा। अब देखिए कोई जरूरी नहीं है कि पूरा सॉल्व करना, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में देयर इज नो मैंडेटरी टू कैलकुलेट द होल क्वेश्चन। ओके, अगर आपका आंसर आ गया है तो यहाँ पे क्विट कर दीजिए। और देखिए अगर कुछ लोग सॉल्व नहीं कर पाए तो कुछ लोगों के लिए देख लो आप। अब किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हम बताया था यहाँ पे, बताए थे वाई के रिस्पेक्ट में सॉल्व करेंगे तो वाई के रिस्पेक्ट कितना हो जाएगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 0 आ जाएगा, डेल सी अपॉन डेल वाई। अब देखिए डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या शो कर रहा है, डेल फाई अपॉन डेल वाई ये -v की वैल्यू है, और v की वैल्यू कितना है, अब माइनस इधर कर लेंगे तो -v की वैल्यू 2y, यहाँ पे 2y कर देंगे तो डेल सी डिवाइड बाई डेल वाई। जब सी को 2y इंटू डेल वाई, फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करेंगे कितना जाएगा, सी इक्वल्स टू 2y² डिवाइड बाई 2, और फिर से एक और इंटीग्रेशन कांस्टेंट जो वेरी वेरी लेस होगा, तो इसको हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। जब 2 से 2 तो सी की वैल्यू y² आ गई, और सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो 5 की वैल्यू देखिए -x² प्लस सी की वैल्यू y² -x², दैट इज द करेक्ट आंसर। इस तरह से ये भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, का भी फाइंड आउट कर सकते हैं, दोनों तरीके से फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे अगर इसको फाइंड आउट करना चाहे तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्या अगर u इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई यहाँ पे होगा। अब यहाँ से u की वैल्यू गिवन है, फिर से यहाँ पे साई, फिर से कांस्टेंट आ जाएगा, फिर से इंटीग्रेट करेंगे। ऐसा क्वेश्चन हम सॉल्व यहाँ पे कुछ क्लास में कराएं। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यस फास्ट कैलकुलेट करते जाएंगे। The list radius of the gyration of the ship is 9 मीटर। लिस्ट रेडियस ऑफ gyration इन k की वैल्यू कितना है, अगर मेटासेंट्रिक हाइट इज गिवन एज 750 mm, 750 mm, तो मीटर में कन्वर्ट कर देंगे 0.75। ओके,
अब निकालना है क्या, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। तो चलिए फास्ट कैलकुलेट कीजिए। कुछ लोग वेट करना है कि जब मैं सोल्यूशन दे दूंगा उसके बाद से आंसर वो बताएंगे। चलिए मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कुछ लोग का आंसर आ भी गया है। 2 पाई अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर डिवाइड बाई जी इंटू जी। और कभी कभी ये यही फॉर्मूला भी पूछ लिया गया है आपके एग्जाम में। तो 2 पाई, पाई की वैल्यू रख दो आप 3.14। के की वैल्यू कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 डिवाइड बाई जी की वैल्यू 9.81 और जीएम मेटासेंट्रिक हाइट की वैल्यू 0.75। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 20.85। ये क्वेश्चन शायद क्लास में कराया गया है। ओके, तो करेक्ट आंसर इज, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन ट्रिकी है बट इंपॉर्टेंट। कह द सेंटर लाइन वेलोसिटी इन ए पाइप, दिस इज अ पाइप। इस आप आंसर होते, कुछ लोग अभी देख रहे हैं इसको, okay? देखना नहीं है, बताएं। ये पाइप लाइन है और यहाँ पे सेंटर लाइन की वेलोसिटी है। तो सेंटर लाइन की वेलोसिटी हमने मान लिया क्या, यू मान लिया, कितना है 2 मीटर पर। ओके, अगर व्हाट इज द एवरेज फ्लो वेलोसिटी इन द पाइपलाइन, एवरेज वेलोसिटी को यही निकालना है। द रेनॉल्ड्स नंबर इज गिवन एज 800। बताइए जब पाइप फ्लो है ये कैसा है, ये पाइप फ्लो है, पाइप फ्लो के केस में रेनॉल्ड्स नंबर कितना है 800 है। तो इसका मतलब क्या 2000 से कम है, दैट मीन से क्या लेमिनार है। दिस इज द कंडीशन ऑफ द लेमिनार फ्लो। ओके, जब लेमिनार फ्लो है तो what is the ratio of the maximum velocity to the average velocity in case of the pipe, in case of the pipe में क्या होगा 2 होगा। और यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं है लेकिन यहाँ पे कह रहा है क्या, सेंटर लाइन की वेलोसिटी। अब बताइए पाइप के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ताकि आप जानते हैं मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे होती है, सेंटर पे होती है। अगर इसका वेलोसिटी प्रोफाइल बनाएंगे तो कैसा बनेगा, पैराबोलिक। तो यहाँ पे क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। अब देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी नाम लेकर के नहीं कहा है, लेकिन कहा है कि सेंटर लाइन की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब 2 मीटर पर सेकंड क्या है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी 2, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है 2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो बचा कितना, एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया 1 मीटर पर। देखिए लैंग्वेज पे जाइए, अगर लैंग्वेज जिसने पकड़ लिया उसका आंसर करेक्ट हो जाए। तो सी इज द 1 मीटर पर। कुछ लोग इसी में टाइम ज़्यादा वेस्ट करते हैं तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत। अगर फॉर अ फुल्ली डेवलप्ड लेमिनार फ्लो थ्रू अ सर्कुलर पाइप विद रेनॉल्ड्स नंबर फ्रिक्शन। अब देखिए पहला कंडीशन क्या है, लेमिनार है, सर्कुलर पाइप है तो लेमिनार ही आ गया। तो आप जानते हैं इस केस में फ्रिक्शन फैक्टर इज इक्वल टू 64 अपॉन आर। ये फ्रिक्शन फैक्टर है, नॉट अ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फैक्टर, नॉट अ फेमिंग फैक्टर, दिस इज अ फ्रिक्शन फैक्टर। ओके, तो अब देख रहे हैं कि कैसा है, डायरेक्टली या इनवर्सली है। तो फ्रिक्शन फैक्टर रेनॉल्ड्स नंबर क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यार इसका आंसर यही होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एसएससी जेई में, इंजीनियरिंग सर्विस में पूछे। ओके, इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट में आपको बताना है कि 35 में आपको कितना आंसर करेक्ट हुआ, कितना मार्क्स आया, इंक्लूडिंग निगेटिव मार्क्स है। नहीं कि निगेटिव मार्किंग छोड़ देंगे, वही निगेटिव मार्क्स है 1/4 का है। ओके, इज इट क्लियर। चलिए फास्ट कैलकुलेट करते जाइए और आंसर निकालिए। अब ये कह रहा है फॉर अ फुल्ली डेवलप्ड फ्लो थ्रू अ पैरेलल प्लेट। अब देखिए कंडीशन क्या है, पैरेलल प्लेट, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी। अब कंडीशन कौन सा है, प्लेट है। तो प्लेट के केस में मैक्सिमम वेलोसिटी टू द एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है 3/2 या 1.5। बट यही किस केस में, अगर पाइप होगा तो उस केस में क्या होती है 2 होती है। लेकिन क्या पूछा है, प्लेट पूछा है, तो प्लेट केस में कितना होगा 1.5। एट द पॉइंट ऑफ द सेपरेशन, क्वेश्चन पढ़िए, इसका आंसर बताइए। एट द पॉइंट ऑफ द सेपरेशन, यस फास्ट फास्ट कीजिए, फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी मैच कराइए और ऐसा ट्राई कीजिए कि हमसे पहले आप आंसर। ओके, क्योंकि आपको अगर एसएससी जेई के एग्जाम देते हैं तो 100 क्वेश्चन टेक्निकल का होता है, उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलता है। अगर टेक्निकल को एक होता है टेक्निकल और एक होता है नॉन टेक। नॉन टेक ये भी, टेक भी 100 क्वेश्चन है और नॉन टेक भी 100 क्वेश्चन, और टोटल कितना टाइम मिलता है 2 घंटे। आपको मैनेज करना पड़ेगा कि किसमें ज़्यादा टाइम देना है, किसमें कम टाइम। ओके,
At the point of the separation, velocity is maximum, shear stress is zero, shear stress is maximum, pressure gradient is zero. अब देखो यार सिंपल सी बात है, जब मैं बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि एट द वर्ज ऑफ सेपरेशन, जहां से सेपरेशन स्टार्ट हो रहा है तो वहां पे क्या होगा, शियर स्ट्रेस जीरो होगा, वहां पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, जीरो होगा। ओके। और डी अटैच फ्लूइड में तो वहां पे दूसरी कंडीशन होगी, अटैच फ्लूइड वहां पे दूसरी कंडीशन, लेकिन एट द वर्ज ऑफ सेपरेशन शियर फोर्स या शियर स्ट्रेस जीरो, या जहां से सेपरेट हो रहा है। बी इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, एक क्वेश्चन है। ओके, एक क्वेश्चन और एक ऑप्शन है, ए बी सी डी। आंसर बताएं। स्टैग्नेशन पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर, जब मैं पिटॉट ट्यूब पढ़ा रहा था, सिंपल ग्लास ट्यूब है ऐसे मैं बता रहा था, ठीक है? तो जब यहाँ पे फ्लूइड फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या स्टैग्नेशन आ जाती है, स्टैग्नेशन स्टैग्नेशन, तो यहाँ पे क्या होती है आप जानते हैं, वेलोसिटी क्या होती है। तो प्रेशर इज जीरो, गलत। टोटल एनर्जी जीरो, गलत। टोटल मैक्सिमम टोटल एनर्जी इज मैक्सिमम, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो रिड्यूस टू जीरो, दैट इज कंडीशन क्या होगा, हाँ स्टैग्नेशन का कंडीशन होगा, स्टैग्नेशन का। ओके, तो ये डी इज द। अब एक हॉट वायर एनेमोमीटर इज यूज टू मेजर। ओके, बताइए प्रेशर ऑफ द लिक्विड, वेलोसिटी ऑफ द एयर स्ट्रीम, टेम्परेचर ऑफ द मूविंग फ्लूइड, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द सॉलिड होगा। टेम्परेचर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वेलोसिटी ऑफ द एयर स्ट्रीम, वेलोसिटी मेजर करती है, वेलोसिटी मेजर करती है, प्रेशर नहीं। वेलोसिटी ऑफ द एयर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यार, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर फ्लो थ्रू पाइप्स द मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, जब मैं बताया था मैक्सिमम ट्रांसमिशन एफिशिएंसी H माइनस एच एल डिवाइड बाई एच, और इसके केस में कंडीशन क्या था, जो हेड लॉस होगी टोटल हेड का कितना, वन थर्ड। वैल्यू पुट करेंगे तो H माइनस एच एल की वैल्यू कितना है, H बाई थ्री डिवाइड बाई कितना होगा, थ्री एच में से H निकल जाए, टू एच डिवाइड बाई थ्री एंड डिवाइड एच चलेगा टू बाई थ्री, टू बाई थ्री करेंगे तो आ जाएगा 0.6666। दैट मीन्स इसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी किसमें, ट्रांसमिशन एफिशिएंसी कितनी होगी, टू बाई थ्री, मतलब 66.7%, या इसी को कह सकते हैं 60। ओके, यस, आई थिंक कई लोग का आंसर आ गया है, कुछ लोग अभी सोच रहे हैं। डी पार्ट। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 करेंगे। द पैरामीटर विच डिटरमाइन द फ्रिक्शन फैक्टर फॉर टर्बुलेंट फ्लो थ्योरम। अब देखिए क्वेश्चन है, फ्रिक्शन फैक्टर की बात करें, टर्बुलेंट फ्लो, जब टर्बुलेंट फ्लो मैं जब पढ़ा रहा था क्लास में तो उसने बताया था कहाँ पे एवरेज हाइट होगी, कहाँ पे रफनेस होगी, ठीक है, तो ये कह रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है। तो फ्रॉड नंबर, तो फ्रॉड नंबर का इसमें कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मैक नंबर इलास्टिक, इसका मतलब किस पे डिपेंड कर रहे थे, रेनॉल्ड्स नंबर एंड रिलेटिव रफनेस, और मैं बताया था वहाँ पे जो रेनॉल्ड्स नंबर है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रफनेस, जो रफनेस है डेल अपॉन के ऐसे करके बताया था, लेस देन क्या, लेस देन 0.25 तो लिमिनार होगा, टर्बुलेंट के लिए क्या होगा 0.25 से लेकर के 4, उसके बाद से 4 से लेकर के 26, ऐसे ही कुछ था उसमें। ओके, तो किसका कॉन्सेप्ट, अब देखिए ये वो नहीं, वैल्यू नहीं पूछा है, पूछा है कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। इसमें आपका रेनॉल्ड्स नंबर, ओके, और रिलेटिव रफनेस याद कीजिए, जो निकोल्डे कंडीशन थे, ओके, बहुत सारे कंडीशन वहाँ पे शियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट वगैरह आया था। So that means the C is the correct answer. This is A option, this is B, this is C, this is D. Ani, sorry, क्या? Yes, C is the correct answer. Fast. अब देखिए क्वेश्चन है, अब जो इसके बाद है क्या, A, B, C, D. ये ऑप्शन है। The separation of the boundary layer takes place in the case of the negative pressure gradient, positive pressure gradient, zero pressure gradient, none of the above. अब बताइए यार, ये थोड़ा सा ये सोच करके बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या। आई एम वेटिंग योर आंसर। कुछ लोगों को फास्ट लग रहा होगा, इसका मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई फास्ट, मैं वैसे ही स्लो बता रहा हूँ। सेपरेशन ऑफ द बाउंड्री लेयर टेक्स प्लेस, देखिए सेपरेशन आ रही है तो निगेटिव प्रेशर ग्रेडियंट है कोई, अब सेपरेशन कहाँ पे आती है, तो चलिए मैं ऐसे कुछ ऐसे बनाया था, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग डिवाइस ऐसे कर,
यहाँ पे एरिया क्या हो रही है, यहाँ पे एरिया घट रही है तो वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर कम। लेकिन यहाँ पे वो नहीं होता, वहाँ पे वो नहीं होता। अब सेपरेशन कहाँ से, यहीं से स्टार्ट होता है। जब यहाँ से स्टार्ट होगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, जीरो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं, जीरो प्रेशर ग्रेडियंट नहीं होगा। पॉजिटिव प्रेशर ग्रेडियंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यार, इसमें क्या है, यहाँ पे वर्ज ऑन द वर्ज ऑफ सेपरेशन पे शियर स्ट्रेस जीरो होगा, लेकिन इसमें ऑप्शन शियर स्ट्रेस नहीं दिया, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, नन ऑफ द एबव। कुछ लोग इसी में से कोई क्वेश्चन ऑप्शन लगाएंगे, ठीक है। तो कुछ लोग जाएंगे सी ऑप्शन पे, जो कि गलत हो जाएगा, क्या होगा, नन ऑफ द एबव। स्पीड रेशियो फॉर द पेल्टन विल वेरीज। अब पेल्टन विल के केस में स्पीड रेशियो मैं बताया था, लिखवाया था, कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है, पॉइंट, यस बताइए, 0.42 से लेकर के 0.48 या 0.43 से लेकर के 0.48 तक, यहाँ तक वेरी कर। अब बताइए, ए है नहीं, ए है नहीं, ए है यस, 4 5 से लेकर के, देखिए प्लस माइनस तो हो ही सकता है, 0.45 से लेकर के 0.5, दैट मीन्स ए, करेक्ट आंसर ए सी है, ठीक है। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ये अंडरस्टूड की बात है, एक क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट। अगर अ ड्राफ्ट ट्यूब इज यूज्ड विथ, और ड्राफ्ट ट्यूब का कॉन्सेप्ट किस में आते हैं, रिएक्शन टरबाइन या इंपल्स टरबाइन में। पहला नंबर ऑप्शन दिया इंपल्स टरबाइन, तो इंपल्स टरबाइन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। रेसिप्रोकेटिंग पंप, पंप में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, तो किसका है, रिएक्शन टरबाइन। ड्राफ्ट ट्यूब क्या होता है, एक ग्रेजुअली डाइवर्जिंग डिवाइस होती है, ग्रेजुअली डाइवर्ज ऐसे होगा, धीरे धीरे ग्रेजुअली डाइवर्जिंग डिवाइस में क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करती है प्रेशर है, प्रेशर में। तो बेस द, this is option A, this is B, this is C, and this is D. The pressure inside a Pelton wheel turbine casing during working. अब कुछ लोग का आंसर आ गया है, कुछ लोग का नहीं आया है, तो प्लीज रीड द क्वेश्चन, क्या आंसर बताइए, आई एम वेटिंग योर आंसर। द प्रेशर इनसाइड अ पेल्टन व्हील टरबाइन केसिंग ड्यूरिंग वर्किंग। अब कौन सा केस है, पेल्टन व्हील के। जब पेल्टन टरबाइन, जब मैं पढ़ा रहा था, इम्पल्स टरबाइन का पार्ट है पेल्टन टरबाइन। अब ये क्या है, ये हाई हेड है, एडिशनल नॉलेज लीजिए, हाई हेड, और क्या बताए थे, लो डिस्चार्ज, लो डिस्चार्ज। हेड कितना होता है, एबव 250 मीटर, एबव 250। और इसमें स्पीड कितनी होती है, स्पेसिफिक स्पीड कितनी होती है, 10 से लेकर के, ठीक है। ये एडिशनल नॉलेज है पेल्टन टरबाइन केस में। अगर उस केस में पेल्टन जो टरबाइन है, केवल इनलेट के भी कौन सी एनर्जी होती थी, काइनेटिक एनर्जी, और प्रेशर इनलेट और आउटलेट पे क्या होता है, सेम होता था। तो प्रेशर सेम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अरे ऑब्वियस बात है, प्रेशर इनसाइड द रहना, चाहे इनसाइड होगा चाहे आउटसाइड होगा, क्या होगा, दोनों इक्वल होगा, तो इसका मतलब रिमेन कांस्टेंट। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछ, ओके, रिमेन कांस्टेंट, दैट मींस बी इज द करेक्ट। कुछ लोग इसको छोड़ देंगे, या इंक्रीज डिक्रीज या तुक्का लगाएंगे, जो मन कर, जो लग गया उस टाइम, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट। एंड लास्ट क्वेश्चन, इस टेस्ट सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, ओके, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द पेल्टन टरबाइन। इसमें से कौन सा जो टर्म पेल्टन टरबाइन का नहीं है, नोजल, ऑफ कोर्स नोजल है, स्पीयर, ड्राफ्ट ट्यूब, ब्रेकिंग जेट, बताइए क्या होगा ये, ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग जेट, ब्रेकिंग नॉट लिखा हुआ, ब्रेकिंग जेट है, एवी है, एवी है, एवी है, दैट मीन्स ये ड्राफ्ट ट्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं है, नहीं पूछा, ड्राफ्ट ट्यूब का कॉन्सेप्ट नहीं है, इसका मतलब आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये ड्राफ्ट ट्यूब। ड्राफ्ट ट्यूब किसका कॉन्सेप्ट है, फ्रांसिस टरबाइन या कप्लान टरबाइन या प्रोपेलर टरबाइन, यानी कहने का मतलब किसका है, ये रिएक्शन टरबाइन का पार्ट। लेकिन पेल्टन मिल क्या है, इम्पल्स टरबाइन, ठीक है। तो ड्राफ्ट ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। ड्राफ्ट ट्यूब पेल्टन टरबाइन में का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी सब क्या है, ये है, ओके। अब आपको बताना है कि 35 मार्क्स में कितना आपका मार्क्स आया, कितना निगेटिव आया, निगेटिव कितना है, 1/4 है, निगेटिव मार्किंग 1/4, ओके। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ओके। अब देखिए, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आ रही है तो या तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, या तो क्लास में पूछ सकते हैं, या तो इस मोबाइल नंबर पे पूछ सकते हैं, या ईमेल आईडी पे कोई भी क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ओके। चलिए, यहाँ पे बैटरी भी लो हो गई है।
अगर आपको ज़्यादा नॉलेज और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मैं टाइम टू टाइम क्वेश्चन सॉल्व करता थैंक यू वेरी मच। ओके, अगर कहीं दिक्कत आ रही है तो आप पूछ सकते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली बैटरी लो हो गई थी।